हेलो फ्रेंड्स, आपका इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये आपका लास्ट पार्ट है। विदेशी विनिमय दर का जो है ये पार्ट कौन सा है? लास्ट पार्ट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो पार्ट है ये आपका एमकॉम लेवल तक पूछा जाता है, लास्ट पार्ट। क्योंकि इसमें जो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कि ये जो विदेशी विनिमय जो मार्केट है ये आपका कौन सा जो बाजार है यानी मार्केट है, ये कौन सा मार्केट है। दूसरा, इसके क्या कार्य होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने आप में एमकॉम लेवल के लिए। ठीक है, इसके कार्य पूछे जाते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा ये कितने तरह का होता है, तो हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक अपने आप में हर हर लेवल के लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है। विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार वो बाजार होता है, ये वो मार्केट होती है जिसमें संसार के विभिन्न देशों यानी जितने भी कंट्रीज है इनकी राष्ट्रीय करेंसियों को बेचा या खरीदा जाता है। बात को समझो। जैसे आपके आसपास भी मार्केट होती है तो वहां पे गुड्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, यही होता है ना वहां पे। ठीक है, तो ऐसी विदेशी विनिमय बाजार भी होता है जहां पे जो अलग अलग देशी करेंसी, किसका रुपए, किसका डॉलर है, किसका पाउंड है, किसका येन है, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग जो करेंसीज हैं, तो उन करेंसीज को इस मार्केट में क्या किया जाता है, या तो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। तो विदेशी विनिमय बाजार वो बाजार होता है जिसमें विभिन्न देशों की करेंसियों को बेचा या खरीदा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद इसने बोला ये बाजार दो तरह का होता है। एक तो हाजिर, हाजिर को हम यहाँ पे चालू भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चालू का मतलब करंट से है, ऐसा मार्केट जो स्पॉट मार्केट है, अभी वाला स्पॉट मार्केट। और दूसरा हमारा है वायदा बाजार यानी फॉरवर्ड मार्केट। कौन सा मार्केट है? फॉरवर्ड, यानी जो ये फ्यूचर से मतलब होता है, इसका भविष्य से मतलब होता है, लेन देन होता है। और इसका जो होता है इसका आज यानी वर्तमान में ही इसका लेन देन होता है, इसलिए इसको चालू बोलते हैं। या हाजिर, जैसे हम कहते हैं हाजिर हो जाओ, यानी ये अभी प्रेजेंट की बात करेगा और ये आपके फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है हाजिर यानी चालू बाजार जो होता है, हाजिर बाजार वो बाजार होता है जिसमें विदेशी विनिमय का चालू क्रय विक्रय किया जाता है। यानी चालू क्रय विक्रय मतलब अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको खरीदा या बेचा जाएगा, तो वो आपका हाजिर बाजार होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये एक तो दैनिक प्रवृत्ति का होता है, दैनिक प्रवृत्ति का होता है, यानी ये डे बाय डे चलता है। ठीक है, जिस दिन होता है उसी दिन ये खत्म कर दिया जाता है। तो ये दैनिक प्रवृत्ति का है, इन डेली बेसिस पर। नंबर 2, इसका भविष्य से के लेन देन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये भविष्य वाला तो ये वाला है, ये अभी प्रेजेंट वाला है, तो उसने बोला इसका भविष्य के लेन देन से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा है, इसमें जो भी विनिमय दर निर्धारित होती है, चाहे वो 10 है, 15, 20 है, कोई भी जो आपने निर्धारित कर दी है, जो अमाउंट आपने निर्धारित कर दिया है, उसको तत्कालिक विनिमय दर भी कहा जाता है। तत्कालिक मतलब जो अभी तत्काल में हुई है, वर्तमान में हुई है, तो उसको तत्कालिक विनिमय दर भी कहा जाता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, डेली बेसिस यानी दैनिक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा, इसका भविष्य से कोई मतलब नहीं होता। तीसरा, इसमें जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसको हम तत्कालिक विनिमय दर भी कहते हैं। डन। उसके बाद हमारे पास है वायदा बाजार। वायदा बाजार जो हम कहते हैं, वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम किसी फ्यूचर के लिए तो बोलते हैं, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है आपका। इसने बोला ये वो बाजार होता है जिसमें भविष्य से संबंधित लेन देन किए जाते हैं। इसमें वर्तमान था, इसमें भविष्य से संबंधित लेन देन किए जाते हैं। ऐसे लेन देनों के प्रपत्रों मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लेन देन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे साइन तो तुम आज कर दोगे, यानी डॉक्यूमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लेन देन होगा वो भविष्य में ही होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आज साइन हो जाएंगे, ठीक है, और उसका जो लेन देन होगा वो आपका फ्यूचर में होगा। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, विदेशी विनिमय बाजार वो बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की करेंसी को खरीदा अथवा बेचा जाता है। ये बाजार दो प्रकार का होता है, हाजिर यानी इसको हम चालू बाजार भी कहते हैं, और दूसरा वायदा बाजार। चालू बाजार वो बाजार होता है जिसमें चालू क्रय विक्रय होता है विदेशी विनिमय दर का। ये डेली प्रवृत्ति वाला होता है, इसका भविष्य से कोई संबंध नहीं होता है। और नंबर 3 जो हमने पढ़ा कि इसमें जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसको हम तत्कालिक विनिमय दर भी कहते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि वायदा बाजार क्या होता है, तो हमने कहा वायदा बाजार वो बाजार होता है जिसका भविष्य से संबंध होता है। ऐसे जो जो बाजार होते हैं इनमें क्या होता है, जो प्रपत्र बनाए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें साइन तो आज होते हैं, मगर जो लेन देन होगा वो फ्यूचर में ही होगा। डन। तो अब हम इसके क्या करेंगे, विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अब आप आगे देखिए। ठीक है, तो वायदा बाजार की हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, वायदा बाजार की विशेषताएं देख लेते हैं।
देखो विशेषता में क्या लिखा हुआ है कि ये बाजार जो है भविष्य से संबंधित होता है, ये आपको पता चल चुका है डेफिनेशन से ही कि ये बाजार क्या भविष्य से संबंधित होता है। नंबर 2, इस बाजार का चालू लेन देन से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या, इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय का चालू लेन देन नहीं किया जाता, यानी करंट वाला ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो आपका ये बाय और सेल वाला जो पंगा जो चल रहा है, ठीक है, ये जो करंट वाला है ये आपका किस अंदर चलता है, स्पॉट मार्केट में, यानी कौन सा मार्केट आपके चालू बाजार में। तो उसने बोला इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय का चालू लेन देन नहीं किया जाता क्योंकि भविष्य से संबंधित होता है। तो इसकी विशेषता काफी आसान थी। देखो आगे हमें ये पढ़ना है, वैसे जो इंपोर्टेंट पे लिखा है, विदेशी विनिमय बाजार के 3 मुख्य कार्य होते हैं, हस्तांतरण कार्य, साख कार्य और जोखिम से बचाव कार्य, जिसको हम पूर्वोपाय यानी पूर्व उपाय कर लेना, तो पूर्वोपाय कार्य भी कहते हैं। तो हस्तांतरण कार्य एक ही पढ़ना है भी हमें, दूसरा साख कार्य और तीसरा जोखिम से बचाव कार्य, जोखिम से बचने वाला कोई काम है या पूर्वोपाय कार्य भी कहते हैं। तो ये विदेशी जो बाजार अभी तक हम पढ़ रहे थे उसके 3 मुख्य कार्य जो मैं बताने वाला हूं, बट उससे पहले मैं दो आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन फटाफट से खत्म कर लेते हैं। देखो एक होता है प्रबंधित तरणशीलता, एक होता है गंदी तरणशीलता, ठीक है। प्रबंधित तरणशीलता क्या होती है, ये वो व्यवस्था होती है, ठीक है, जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार समायोजन की अनुमति देती है, जो कि विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार, यानी रूल्स बनेंगे, यहाँ पे रूल्स बनेंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपको समायोजन की अनुमति देती है। समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो रूल्स फ्रेम, पहले तो क्या होगा, जो रूल्स बनेंगे रूल्स पहले ही बन चुके होंगे, ये रूल्स ऑलरेडी बता दिए जाते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग यानी इन नियमों के अनुसार ये बोल रहा है समायोजन की अनुमति, आप थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टमेंट की अनुमति ये देता है। और इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है, यानी बता दिया जाता सबको कि ये रूल्स हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हो तो उसकी अनुमति ये देता है। तो इसे प्रबंधित रणशीलता। तो प्रबंधित रणशीलता वो व्यवस्था होती है जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार समायोजन की अनुमति देता है। इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है। मगर गंदी वाली कौन सी है, गंदी तरणशीलता जो है वो प्रबंधित तरणशीलता व्यवस्था से ही संबंधित होती है, यानी गंदी वाली इसी से संबंधित है। अब हुआ क्या, जब आपने नियम बनाए, नियम पहले से ही नियम बना करके पहले बता दिया गया था, फिर भी अगर आप उन नियमों को, उन अधिनियमों को यानी रूल्स और रेगुलेशन की परवाह किए बिना अपनी मनमर्जी चलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गंदी तरणशीलता। यानी यह अवधारणा विनिमय दर की प्रबंधित तरणशीलता से संबंधित है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नियमों और अधिनियमों की परवाह किए बिना आप यानी नियम अधिनियम नहीं मान रहे हो, रूल्स रेगुलेशन की परवाह कर ही नहीं रहे हो, प्रबंधित तरणशीलता को आपने लागू कर दिया, यानी आपने रूल्स रेगुलेशन में ध्यान नहीं दिया और कहा कि जो है ठीक है उसको लागू कर दो, तो वो हमारे लिए गंदी होती है, उसको सही नहीं माना जाता, तो वो गंदी तरणशीलता हो गया। और प्रबंधित तरणशीलता कौन सी है, जो कि बोलता है कि निश्चित नियमों के अनुसार आप अपने जो विनिमय दर में समायोजन कर सकते हो, उस नियम समायोजन की अनुमति आपको देगा, बिल्कुल देगा ये। साथ ही साथ ये जो नियम होंगे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बता दिए जाते हैं और इन नियमों को अगर बिना माने अगर आपने तरणशीलता अगर लागू कर दी है तो वो हमारे लिए गंदी मानी जाती है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हमें क्या पढ़ना, अब हमें इसके 3 कार्य पढ़ने, जो मैं बोल रहा था प्रबंधित जो विदेशी विनिमय बाजार के 3 मुख्य कार्य होते हैं, हस्तांतरण कार्य, साख कार्य और जोखिम से बचाव कार्य। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है। तो ये 3 कार्य आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। पहला है हस्तांतरण कार्य। पहला कार्य कौन सा है, हस्तांतरण कार्य ने ट्रांसफर वाला फंक्शन है आपका। इसने बोला कि हस्तांतरण कार्य से अभिप्राय संसार के विभिन्न देशों के मध्य यानी जो आपकी कंट्रीज है उनके बीच में विदेशी विनिमय के रूप में क्रय शक्ति का यानी बाइंग पावर होती है उसका हस्तांतरण करना, उसको ट्रांसफर करने से है। तो उसने बोला हस्तांतरण कार्य का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन है। इसने बोला इसमें क्या करना है, उसने बोला संसार के विभिन्न देशों के मध्य यानी जो बहुत सारी कंट्रीज है उनके बीच में विदेशी विनिमय के रूप में यानी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आपको क्रय शक्ति का बाइंग पावर का क्या करना है, हस्तांतरण करने से है, क्रय शक्ति के हस्तांतरण करने से है। नंबर 2 है आपके पास साख कार्य। साख कार्य का मतलब होता है कि संसार के विभिन्न देशों में आपने देखो होता क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और जो ये आयात होता है इसके लिए
साख का प्रावधान करने से है, साख की उपलब्ध करवाना, यानी आपको पैसा उपलब्ध, अगर मान लो आपने अमेरिका से कुछ खरीदा है तो अमेरिका को जब आप पेमेंट करोगे तो डॉलर में तो करोगे ना, तो डॉलर कौन उपलब्ध करवाएगा, तो उसने बोला ये बाजार उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ पे उसने बोला साख कार्य का मतलब क्या है, साख कार्य से अभिप्राय संसार के विभिन्न देशों में वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए विदेशी विनिमय के रूप में साख का क्या करना, प्रावधान करना। पहले में क्या करता, विदेशी विनिमय के रूप में क्या कर रहे थे, पहले क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर रहे थे फर्स्ट वाले में। नंबर 2, हमें जो खरीदना और बेचना है, आयात निर्यात करना है वस्तु सेवाओं का, उसके लिए साख का प्रावधान करवाने से है। और नंबर 3 है जोखिम से बचाव या पूर्वोपाय कार्य, यानी पहले ही कुछ संभल जाओ, पहले ही कुछ काम कर लो। तो उसने बोला आपको पता है कि जो आपका जो आपके जो करेंसीज होती है, अलग अलग जो देशों की करेंसी होती है, वो जो है कभी बढ़ती है तो कभी क्या होती है, घटती है। तो जो विदेशी विनिमय दर है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उससे के जोखिम से बचाव से है। यानी आपको पता है कि देखो जो मार्केट में जैसे मान लो रुपए गिरता बढ़ता रहता है, डॉलर गिरता बढ़ता रहता है, ठीक है ना, ऐसे हर कोई करेंसी क्या है वो कभी थोड़ा गिरती है तो कभी बढ़ती है, कभी गिरती है कभी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि दिक्कत होती है, जोखिम रहता है कि कहीं हमें ज्यादा ना पे करना पड़ जाए, या क्या पता कहीं हमें कम ना मिले इन फ्यूचर। तो उससे अपने आप को बचाने, जो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उससे अगर बचाव का कोई कार्य है तो उसको कहते हैं जोखिम से बचाव कार्य। यानी इस कार्य में हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वैसे एक सबसे बेस्ट है कि हम क्या करते हैं, कोई रेट फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर इन फ्यूचर बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं, अगर मान लो कि कोई दिक्कत आती भी है तो आपको वो फिक्स रेट पे ही काम करना पड़ेगा, आपको उस करेंसी को उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। तो हस्तांतरण कार्य में क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना है, साख कार्य में साख को उपलब्ध करवाना है, प्रावधान करना है खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है, वस्तु और सेवाओं को। और जोखिम से बचाव क्या है कि जो उतार चढ़ाव होता है विदेशी विनिमय दर में उसमें बचाव से है। और यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि देखो ये 12th लेवल हो गया, बीए बीकॉम का लेवल हो गया, और साथ ही साथ आपका एमकॉम लेवल के लिए स्पेशली पार्ट 4 है, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ और पार्ट नहीं पूछते, और पार्ट भी पूछते हैं, जैसे आपका नम्य विनिमय दर क्या होता है, लोचशील जो आपने पढ़ा अभी, स्थिर विनिमय दर क्या होता है, तो ये चीजें भी पूछी जाती है एमकॉम लेवल में, तो प्लीज इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।